चैनल ऐसा स्टडी पर दोस्तों आज से हमारे चैनल पर हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक आपको एनसीईआरटी की बुक से उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी व्याख्या सहित। दोस्तों कक्षा 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है, उनसे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पर, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। आज पहला टॉपिक हमारा होगा भारतीय संविधान से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में सामान्य विज्ञान पढ़ाई जाएगी आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये सभी टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से व्याख्या सहित करवाए जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1776 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा एम्पे को इसका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। एलिजा एम्पे है वो कलकत्ता जो न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, उसके प्रमुख प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, ये सभी जो आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक कक्षा 6 से 12 के हैं। तो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इसकी जो व्याख्या है वो होगी, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास है वो भारत परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई? बजट पर चर्चा करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को प्रदान की गई? ऑप्शन आपके सामने, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसरॉय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों का बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक
प्रमुख विशेषता थी। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसके द्वारा जो विधायी परिषद थी उसे बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है नियंत्रक मंडल की स्थापना कब की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से की गई? ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब प्रदान की गई? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों करते हैं व्याख्या। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। नियंत्रक मंडल का गठन है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक प्रथम जो विधि सदस्य थे वो थे लॉर्ड मेकाले की नियुक्ति की गई। तो ये बात की हमने 4 महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में, जो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में हमने बात की। प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम एक्ट के द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। 1919 का जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम, उसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार भी इसके द्वारा दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाएगी। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना केंद्र में की गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना वो 1937 में 1 अक्टूबर 1937 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया था: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेश प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है इसकी व्यवस्था की गई थी। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई है? भारत की संघात्मक जो व्यवस्था है वो निम्न में से किस देश से ली गई है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या आयरलैंड से? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा कनाडा से। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना से अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो ये बात की हमने कनाडा के संविधान से जो हमने तत्व ग्रहण किए उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सूची आपको दी गई है, इनका मिलान करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, और भारतीय राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है ये कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों करते हैं इसकी व्याख्या। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है ये कनाडा से लिया गया है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि वह भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है, या न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका तथा द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसकी व्याख्या अगर की जाए तो प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा किए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया है। संघात्मक व्यवस्था के अनुसार अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्य के अपने पृथक संविधान की उपस्थिति। ये अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकार को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा गया है। तो जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से B.R. अम्बेडकर का जो निर्वाचन है वो हुआ था। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। पहले ये पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तो ये बात की हमने B.R. अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? 1886 में जन्म, 1951 में मृत्यु, 1891 में जन्म या 1956 में मृत्यु, 1877 में जन्म, 1961 में मृत्यु, 1889 में जन्म, 1961 में मृत्यु। तो 1891 में जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु है वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन है वो 24 अगस्त 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1949। तो भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 379 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के सदाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव या महात्मा गांधी? संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्व सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई, जिससे सभी लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना कब स्वीकार की गई, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार की गई और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची सुमेलित करनी है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे?
राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे वो थे K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे V.T. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात की हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में व्याख्या सहित हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय।